एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशंस का पहला वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो बिल्कुल इस पूरे लेसन को यानी कि सॉल्यूशंस को हम खत्म करेंगे सिर्फ दो वीडियो में। पहले वीडियो में बात करेंगे अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, दूसरे वीडियो में बात करेंगे अबाउट सॉल्युबिलिटी। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। बोलने का मतलब है कि अगर हम 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी चीजों को एक दूसरे के साथ मिला दें और उससे अगर हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप पूछोगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है मैम? होमोजीनियस, होमो बोले तो सेम, होमोजीनियस मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो, जिसकी प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो। बोलने का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे इस हाथ में है एक पानी का ग्लास और मेरे इस हाथ में है सॉल्ट, ठीक है। अब मान लो पानी में मैं थोड़ा सा सॉल्ट मिलाती हूं, ठीक है। अब इसे अगर मैं अच्छे से मिला दूं, क्या होगा? मुझे क्या मिला? मुझे मिला सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि ये जो मिक्सचर हुआ इसमें हमने दो कंपोनेंट्स मिक्स किया, सॉल्ट और वाटर, है ना, नमक और पानी, दो चीजों को मिलाया। बट मिल जाने के बाद इनका जो मिक्सचर है देखो पूरा यूनिफॉर्म है। चाहे ऊपर देखो, बीच में देखो, नीचे देखो, हर जगह आपको एक यूनिफॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। आपको ऐसा नहीं कि कहीं पे सॉल्ट है कहीं पे वाटर है, ऐसा नहीं है, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन। दूसरी तरफ अगर आप एग्जाम्पल ले लो मिक्सचर का, ये मिक्सचर कौन सा वाला मिक्सचर है? जो नमकीन मिक्सचर होता है, राइट, जिसे हम चाय कॉफी के साथ अक्सर ही लेते हैं। तो इसको अगर आप देखो, इसमें भी हम दो या दो से अधिक चीजों को साथ में मिला रहे हैं, राइट। इसमें मूंगफली भी है, सेब भी है, गठिया भी है और भी बहुत तरह की चीजें हैं, है ना। लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसका जो कॉम्पोजिशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं तो गठिया ज्यादा है, कहीं तो मूंगफली ज्यादा मिलेगी, एंड मतलब देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। ये एक दूसरे के साथ मिल करके एक सिंगल फॉर्म नहीं बन रहे हैं। इसके अंदर सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें अलग अलग ही दिख रहे हैं, राइट। तो ये किस तरह का मिक्सचर हुआ? ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, इसीलिए ये जो है सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो बच्चों बात करते हैं कुछ सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स के बारे में जो हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। पहला एग्जाम्पल, एयर, हवा। हमारे आसपास जो हवा है इसके अंदर क्या है? गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो ये क्या है? एयर। ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस है। और अगर आप देखो, ऐसा थोड़ी है कि यहां पर अरे यहां पर सारे ऑक्सीजन है, अरे वहां पर सारे नाइट्रोजन है, ऐसा तो है नहीं, राइट। सो ये यूनिफॉर्म एक मिक्सचर है, इसीलिए एयर क्या एग्जाम्पल है? एयर सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लो आप टी, कॉफी, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, जूस, फ्रेश जूस भी अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स्ड होता है, राइट। पानी के साथ जो भी फ्रूट होता है वो बिल्कुल अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, राइट। सो फ्रूट जूसेस, ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं? चाय है, कॉफी है, जिसके अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं। चाय पत्ती है, चीनी है, दूध है, पानी है, सारे चीजों को मिक्स करके हम एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाली लिक्विड बना रहे हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। बात अगर करें कोल्ड ड्रिंक की, राइट, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी वगैरह वगैरह बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो क्या ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है। इनके अंदर भी देखो कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पानी होता है, चीनी होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसकी वजह से वो फिज होती है उसके अंदर, राइट। तो इतने सारे चीजों से मिल करके हमें एक ऐसा लिक्विड मिलता है जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का होता है, जो होमोजेनियस मिक्सचर है। सो कोल्ड ड्रिंक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन।
अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने जो भी एग्जाम्पल्स दिए मोस्टली मैं अधिकतर लिक्विड एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, राइट, जैसे कि जूस, जैसे कि टी, कॉफी, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। लेकिन जब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो इसमें हम सॉलिड वाले भी देखेंगे, गैस वाले भी देखेंगे और लिक्विड वाले भी देखेंगे। तो सॉलिड्स में जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम ब्रास का। ब्रास किस चीज से बना होता है? आई एम प्रिटी श्योर आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि ब्रास क्या है, एलॉय है, जिसे हम कॉपर और जिंक दोनों को मिला के बनाते हैं। लेकिन कॉपर और जिंक दोनों मिल करके जब ब्रास बना देते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, राइट। ऐसा नहीं कि एक तरफ कॉपर बैठा है दूसरी तरफ जिंक बैठा है, नो, नॉट लाइक दैट। वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ब्रास बनाते हैं। सो ब्रास इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन। बात करो ब्रोंज की, जिसके अंदर कॉपर और टीन होता है, वहां पर भी सेम कहानी, कॉपर और टीन बिल्कुल एक दूसरे के साथ ब्लेंड होके मिक्स हो जाते हैं एंड दैट्स हाउ वी गेट ब्रोंज। तो ब्रास, ब्रोंज, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं सॉल्यूशंस के जहां पर हम देखते हैं कि एक से अधिक मेटल्स एक दूसरे के साथ मिल करके एक नई चीज बना रहे हैं। किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब दो टर्म्स हम यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। ठीक है, देखो एकदम मैच करता हुआ नाम है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और ये दोनों मिला के बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो समझते हैं कि ये होते क्या है। सॉल्वेंट क्या होता है? वो वाला कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, वो वाला कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे कि लेट अस सपोज अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, मैंने क्या किया, पानी लिया, पानी के अंदर मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं? दो, सॉल्ट और वाटर। कौन सा कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में है? वाटर, यानी कि वाटर क्या है यहां पर? सॉल्वेंट। दूसरा कंपोनेंट जो भी सॉल्वेंट के अलावा बाकी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे सॉल्यूट होते हैं, तो यहां पर सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, पता है ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ही उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, राइट। जैसे कि अभी अभी हमने क्या देखा, हमने अभी अभी देखा ये सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्ट सॉल्यूशन कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। क्यों है लिक्विड स्टेट में? क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो लिक्विड स्टेट में है। चलो फटाफट से एक डेमो देखते हैं कि ये बात कहां तक सही है। तो चलो बच्चों करते हैं एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास एक ग्लास जिसके अंदर है वाटर यानी कि पानी। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 1 चम्मच शुगर और उसे हम डाल देंगे इस पानी में। ठीक है, तो अब मुझे ये क्या मिल गया? मुझे ये मिल गया शुगर सॉल्यूशन। तो अगर इस शुगर सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें सॉल्यूट क्या है? शुगर, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट क्या है? पानी, राइट। और मैंने क्या बोला था कि किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट, यानी कि पानी। पानी यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है, इसीलिए ये पूरा सॉल्यूशन इज इन लिक्विड स्टेट। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे शुगर का। देखो इस कटोरी में मैंने लिया है कुछ शुगर, और ये शुगर कौन से स्टेट में है? ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में है। अब हम क्या करेंगे, हम इस शुगर में डाल देंगे 1 चम्मच पानी। ठीक है, अब क्या हुआ? क्या मुझे क्या मिला? अभी भी मुझे मिला तो सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने शुगर और पानी को मिक्स किया। लेकिन यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? ज्यादा क्वांटिटी में है शुगर, और इसी वजह से ये वाला जो मेरा सॉल्यूशन है ये सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट क्या है? शुगर है, एंड शुगर इज इन सॉलिड स्टेट एंड देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज इन सॉलिड स्टेट। तो बच्चों इन जनरल हमें यह समझ में आता है कि किसी भी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक या एक से अधिक सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर सॉल्यूशन मेरा ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब 2, मतलब ऐसे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ सॉल्ट और पानी है, शुगर सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ शुगर और पानी है, राइट। तो इस तरह के जितने सॉल्यूशंस होंगे उन्हें हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। तो बच्चा पार्टी अब टाइम आ गया है कि हम सॉल्यूशंस को कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा।
सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। बेस्ड ऑन दैट हम सॉल्यूशंस को कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में। गैसियस सॉल्यूशंस मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो गैसियस स्टेट में हो। वो गैसियस स्टेट में क्यों है? क्योंकि उनमें जो सॉल्वेंट है दैट इज अ गैस। एग्जैक्टली। तो गैसियस सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशंस होंगे जिनका सॉल्वेंट जो है वो हमेशा एक गैस होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि लेट्स से सॉलिड इन गैस, जैसे कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर यानी कि कर्पूर जो कि एक सॉलिड है, इसको अगर हम मिला देते हैं किसके साथ? नाइट्रोजन गैस के साथ, तो जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज अ गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन हो सकता है लिक्विड इन गैस, जैसे कि क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है, राइट। क्लोरोफॉर्म कहाँ पाया जाता है? जनरली जब हम क्लोरीन से वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं, जो कि आप सभी को पता ही होगा, राइट, कि क्लोरीन से हम वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान क्लोरोफॉर्म बनता है। ये एक लिक्विड होता है जिसका स्लाइटली स्वीट टेस्ट होता है, प्लेजेंट स्मेल होता है। इसे हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का जो ये मिक्सचर है, इससे हमें मिलता है एक गैसियस सॉल्यूशन। तीसरा ऑप्शन है गैस एंड गैस। इसका एग्जाम्पल आप बताओगे मुझे? एब्सोल्युटली, एयर अराउंड अस। हमें पता है, राइट, जो हवा हमारे आसपास है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस मिल करके बनाता है एयर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस, दैट इज गैसियस सॉल्यूशंस। तो अब बात करने वाले हैं हम अबाउट लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका सॉल्वेंट होता है लिक्विड। एग्जैक्टली। इनफैक्ट इस लेसन के अंदर हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशंस में भी हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड से शुरुआत करते हैं, जैसे कि लेट्स से शुगर इन वाटर। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड की अगर बात करें तो इथेनॉल इन वाटर, राइट, इथेनॉल विच इज लिक्विड, दैट इज अल्कोहल विच इज लिक्विड इन वाटर विच इज लिक्विड। तो ये एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का। एंड गैस इन लिक्विड, जैसे कि ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, राइट। इनफैक्ट ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व रहता है, उस ऑक्सीजन की वजह से ही हमारा पूरा का पूरा एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करता है, राइट। सो जो एक्वेटिक फिशेस होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पानी के नीचे रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये थे हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस। फाइनली अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सॉलिड सॉल्यूशंस, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड होता है। तो यहां पर भी हमारे पास पहले की तरह 3 ऑप्शंस होंगे, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल कुड बी कॉपर इन गोल्ड। इनफैक्ट देखा होगा कि गोल्ड की, सोने की जो ज्वेलरी बनती है, राइट, फॉर एग्जाम्पल दीज बैंगल्स और द रिंग्स, ईयर रिंग्स, जो भी ज्वेलरी बनती है, आपने देखा होगा दुकान में दुकानदार को ऐसा बोलते हुए कि 22 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी बनता है, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बनता है। सो बेसिकली जो प्योर गोल्ड होता है उसकी हम ज्वेलरी नहीं बना पाते हैं। तो जो थोड़ा कम प्योर होता है उसको हम कम प्योर कैसे बनाते हैं? उसमें कॉपर को मिक्स करके, एंड दैट्स कॉल्ड ऑर्नामेंटल गोल्ड। तो जिस गोल्ड की ज्वेलरी बनती है वो कम प्योर होता है क्योंकि उसमें हम कॉपर मिक्स करते हैं। तो कॉपर, गोल्ड दोनों क्या है? सॉलिड है। दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं एक सॉल्यूशन विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब बात करेंगे लिक्विड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल है मरकरी विच इज लिक्विड। मरकरी का एक एलॉय होता है कॉल्ड एमलगैम, मतलब मरकरी को जब हम दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो हमें एक एलॉय मिलता है एमलगैम। ठीक है, और एमलगैम को जब हम मिक्स करते हैं विथ सोडियम तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज अ लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोडियम सॉलिड है लेकिन हम इसमें मिक्स क्या कर रहे हैं? एमलगैम, जो कि मरकरी का एक एलॉय है, सो इट इज लिक्विड। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन होता है गैस इन सॉलिड, जैसे कि हाइड्रोजन मिक्स्ड विथ पैलेडियम। सो पैलेडियम तो सॉलिड है लेकिन हाइड्रोजन गैस है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, रूम टेम्परेचर पे पैलेडियम जो है वो अपने वॉल्यूम से 900 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है।
जस्ट इमेजिन, मतलब अपने से भी 900 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन वो एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट्स अमेजिंग, राइट? तो ये थे हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस। तो बच्चों सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, ये सब तो हमने सीख लिया। अब बारी है सीखने की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली हमें यह बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस मात्रा में प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, इस बारे में बताता है हमें कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि लेट अस सपोज मेरे हाथ में ये ग्लास है जिसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब पानी में नमक मिलाया हुआ है। पहले मैंने क्या किया, सिर्फ 1 चम्मच नमक डाला इसमें। दूसरे केस में थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, इसी के अंदर मैंने 20 चम्मच नमक डाल दिए, 20 टेबल स्पून्स। ठीक है, तो अब ये बताओ दोनों ही केस में मेरा ये जो सॉल्यूशन है ये तो सॉल्ट सॉल्यूशन ही है, इसके अंदर सॉल्ट और पानी ही है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है इसके कॉन्सेंट्रेशन में, राइट? पहले केस में नमक बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है, तो हम उसे कहेंगे कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। दूसरे केस में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, राइट? तो इसीलिए जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम बेसिकली उस सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो कितने क्वांटिटी में, कितने मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिवली, दूसरा क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब ऐसा बोल के कि ये ज्यादा डाइल्यूट है, ये कम डाइल्यूट है, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट? बट साइंस के टर्म्स में दिस इज नॉट अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि इसमें हम एग्जैक्टली प्रिसाइजली हम बता नहीं रहे हैं कि भैया इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। लेकिन वहीं जब हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम स्पेसिफिक नंबर्स के साथ बताते हैं कि इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, राइट? समझ रहे हो बात को? तो यहां पर से शुरू हो रहा है एक बहुत ही धांसू जबरदस्त वाला टॉपिक जो कॉन्सेप्चुअली समझना भी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या सीखेंगे, हम कुछ मेथड सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड्स जिनके हेल्प से हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम इस कहानी की विथ मास परसेंटेज, उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। तो ये 7 चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन सारे अलग अलग टर्म से, इन सारे अलग अलग तरीकों से हम एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज यानी कि यहां पर हम किसी भी कंपोनेंट की मास की बात करेंगे और उसका परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक है, जैसे कि लेट्स से एक सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट है, मुझे उस सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज है तो इनटू 100 तो करना ही है ना? इसी तरीके से अगर सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द सॉल्वेंट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? जनरली हम इसे डिनोट करते हैं विथ W by W। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूं कि 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मतलब मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ग्लूकोज और वाटर से बना हुआ है और इसका मास परसेंटेज कितना है? 10%। अब मैं ये 10% मास परसेंटेज की बात कर रही हूं, ये कैसे पता चलता है? 10% के बगल में हम ब्रैकेट में लिख देते हैं W by W। ठीक है, W रिप्रेजेंट मास। अब आप बोलोगे कि मास है तो M होना चाहिए था ना, बट M होता नहीं है, इसे हम W से डिनोट करते हैं। सो W by W मतलब मास बाय मास, मास बाय ऑफ द कंपोनेंट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहती हूं 10% W by W सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है जिसे हम पानी के साथ मिलाते हैं सो दैट पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम का होगा? 100 ग्राम्स का होगा। ठीक है, तो यानी कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम 90 ग्राम्स ऑफ वाटर के साथ मिला के बना रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक,
समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। एग्जैक्टली मास परसेंटेज की तरह है, बट यहां पर हम बात करेंगे कंपोनेंट के वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है ना। तो मतलब अगर मुझे सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्वेंट का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? V बाई V से। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो हमने बनाया है इथेनॉल विथ वाटर के साथ, ठीक है, इसमें हम वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करेंगे क्योंकि इसमें देखो जो मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों ही लिक्विड है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इनके वॉल्यूम के टर्म्स में बात करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो इफ आई से कि हमारे पास है 10% V बाई V सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल को हमने पानी के साथ मिलाया सच दैट जो सॉल्यूशन मेरा बना, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना है? 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो समझो, बातों को समझो कि वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, मास परसेंटेज का मतलब क्या है, तभी आगे जाके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो चीजें आसान लगेंगी। तो अब बात करेंगे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम यानी कि यहां पर हम बात करेंगे कि किसी भी कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है पर 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के एक गिवन वॉल्यूम में उस कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसे हम इनफैक्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को जो है इसे हम मेडिसिन और फार्मेसी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? देखो, मास परसेंटेज को डिनोट किया था W बाई W से, वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट किया था V बाई V से, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे डिनोट करेंगे? गेस, W बाई V से, एग्जैक्टली। तो अगर मैं कहती हूं लेट अस से कि मेरे पास एक 1% W बाई V सॉल्यूशन ऑफ इन वाटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1% की बात कर रही हूं मैं, यानी कि 1 ग्राम ऑफ को हमने पानी के साथ इस तरीके से मिलाया कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml, राइट। तो इस तरीके से समझेंगे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ppm, ठीक है। इसे हम कब यूज करते हैं? जब हमारा कोई कंपोनेंट एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब इट इज लाइक कैसे बताऊं? इट इज लाइक लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट अस सपोज एक क्लास है जहां पर हर 2 बच्चे के लिए एक टीचर है। सो द टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है दैट्स ग्रेट, हर 2 बच्चे के लिए एक टीचर है। मान लो एक क्लासरूम है जहां पर हर 10 बच्चे के लिए एक टीचर है, राइट। तो मतलब टीचर का नंबर काफी कम हो गया कंपेयर टू बच्चे, क्योंकि 10 बच्चे के लिए एक ही टीचर है। मान लो एक सिचुएशन है जहां पर 100 बच्चे के लिए एक टीचर है, मतलब 100 स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके लिए एक ही टीचर है। तो अब टीचर का जो क्वांटिटी है, टीचर का जो नंबर है, ये और कम हो गया, है ना। क्योंकि अगर स्कूल में, पूरे स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं तो हर 100 बच्चे के लिए एक ही टीचर है, यानी कि उस पूरे स्कूल में सिर्फ 10 टीचर होंगे, है ना। अब मैंने बोला नहीं, 1000 बच्चों के लिए सिर्फ एक टीचर है, तो उस केस में अगर उस स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो एक ही टीचर रहेगा पूरे स्कूल में, समझ रहे हो। तो यहां पर जब हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि 1 मिलियन बच्चों के लिए एक टीचर है। पार्ट्स पर मिलियन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही टीचर है। तो सोच के देखो कि जो टीचर है वो कितने कम है। तो इसीलिए पार्ट्स पर मिलियन हम तब यूज करते हैं जब कोई कंपोनेंट बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, ठीक है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसे कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी कंपोनेंट का अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो उसके लिए हम कहेंगे कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके कितने पार्ट्स हैं, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 नहीं, 100 नहीं, यहां हम परसेंटेज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पर मिलियन की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 मिलियन से, यानी कि 10 to the power 6 से।
तो बहुत सिंपल वर्ड्स में से याद रखो, जैसे हम परसेंट की बात करते हैं, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज पर 100, मतलब हर 100 चीज के लिए कितना। जैसे अगर मैंने बोला कि 5% बच्चे जो हैं वो बीमार हैं, मतलब हर 100 बच्चे में से 5 बच्चा बीमार है। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं इट इज पर 100। उसी तरह जब भी हम पीपीएम की बात करेंगे इट इज पर मिलियन, दैट इज पर 10⁻⁶। कहाँ पे इसका यूजेज देखा जाएगा? जैसे अगर मैं अपने आसपास के चीज़ों से एग्जांपल्स लूँ तो फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, एटमॉस्फेयर में मोस्टली क्या है? गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इस तरह के गैसेस हैं। बट इन्हीं के बीच में क्या है? पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। लेकिन पॉल्यूटेंट्स ट्रेस क्वांटिटीज में हैं, राइट? तो उन्हें हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और यहां पर हम मोल फ्रैक्शन की पूरी कहानी पढ़ते हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर मैं एक सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें से कितना नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का है, ये बताता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर से जो कुछ कुछ एक्स के जैसा दिखता है, बट वो एक्स है नहीं, उसे हम कहते हैं काई, और वो कुछ यूं दिखता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो मान लो एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए का अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं तो क्या होगा? काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। उसी तरीके से अगर मैं काई बी निकालूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा? जगह एन बी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं काई ए और काई बी को ऐड कर दूं, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1। एग्जैक्टली। तो बोलने का मतलब है कि जब कभी भी हम इस तरह के बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जब भी हम इस तरह के सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट विल बी इक्वल टू 1। तो चलो बच्चों मोल फ्रैक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, कितना है ये इथिलीन ग्लाइकॉल इस सॉल्यूशन में? कितना है? 20% बाय मास। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कितना सॉल्यूशन है? वी हैव 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम्स का है, क्योंकि हम ग्राम्स क्यों एज्यूम किए? क्योंकि यहां पर बाय मास दिया हुआ है हमारे पास, तो हमने एज्यूम किया हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसका 20% क्या होगा? इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट? तो यानी कि 100 ग्राम्स में से 20 ग्राम्स क्या होगा? इथिलीन ग्लाइकॉल, और बाकी 80 ग्राम्स क्या होगा? बाकी 80 ग्राम्स होगा वाटर, क्योंकि ये सॉल्यूशन किससे किससे बना है? इथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर, इन दोनों को मिला करके बना है हमारा ये सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों चीजें हैं वाटर और इथिलीन ग्लाइकॉल, इन दोनों का हम मोलर मास निकाल लेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ मोल्स की, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि हमें मोलर मास की जरूरत है। तो चलो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। किसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल का, यानी कि C2H6O2। इसका मोलर मास क्या होगा? कार्बन का 12, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर 6 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, राइट? अब मोलर मास कैसे निकालते हैं? आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है, 11th में केमिस्ट्री में हमने ये चीजें पढ़ रखी है। तो ये मेरा निकल के आता है 62 ग्राम्स पर मोल। ठीक है,
अब ठीक इसी तरीके से मोलर मास हम निकालेंगे वाटर का, यानी कि H2O। तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन का 1, 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 16, यानी कि 18 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला था, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि C2H6O2। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास यानी कि 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि 62 ग्राम्स पर मोल। तो 20 बाई 62 दैट इज 0.322 मोल्स। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, गिवन मास यानी कि 80 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि 18 ग्राम्स पर मोल। तो ये हो जाएगा 4.444 मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हमारे। अब हम सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो अब इस स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर काई से। तो सबसे पहले निकालते हैं काई ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज तो हमने यहां पर निकाल ली है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.444। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.068। ठीक उसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा 4.444 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.444। तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी 0.932। ठीक है, इनफैक्ट एक ऑल्टरनेटिव वे ये भी था, चूंकि ये मेरा किस तरह का सॉल्यूशन था, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो ही चीजें थी, राइट, वाटर और इथिलीन ग्लाइकॉल। तो एक बार हमने इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने का एक तरीका और था, और वो क्या था, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.068। वो भी हमारे पास एक ऑप्शन था, हम वो भी कर सकते थे। तो वहां पर भी जो हमारा आंसर आता वो उतना ही आता, दैट इज 0.932, जो कि हमें अभी मिला है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है सारे कंपोनेंट्स का, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो समझ में आ गया कैसे देखो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। चलो आगे बढ़े। तो बच्चा बाटी, मुझे उम्मीद है कि यहां तक तो गाड़ी मस्त चल रही होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा टॉपिक पे, विच इज मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी भी एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है जिससे हम एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मोलैरिटी कुछ हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी भी सॉल्यूट का कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यहां पर हम दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। पहली चीज है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और दूसरी चीज है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के इतने वॉल्यूम में जो मेरा सॉल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, एंड दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इनफैक्ट मोलैरिटी का जो यूनिट है दैट इज कैपिटल M, जिसे हम पढ़ते हैं मोलर से। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.25 m, इसे कैसे पढ़ेंगे, 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने बोला कि 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज dissolved in a solution of 1 liter।
मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है? 0.25। ठीक है, तो मोलैरिटी अगर मुझे कभी भी कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेज हैं, राइट? जैसे मोल फ्रैक्शन एक तरीका है, जैसे पार्ट्स पर मिलियन एक तरीका है, जैसे कि मास परसेंटेज एक तरीका है, उसी तरीके से मोलैरिटी भी एक तरीका है जिससे हम एक गिवन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखें। तो चलो देखते हैं मोलैरिटी का एक एग्जाम्पल। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी होता क्या है? अभी अभी सीखा हमने। मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। करेक्ट, तो यानी कि इसमें मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए होती है। ठीक है, तो यहां पर मेरा सॉल्यूट क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरा सॉल्यूट। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों, ये सॉल्यूट है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम निकालते हैं NaOH। कैसे निकालेंगे? गिवन मास यानी कि 5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। अब NaOH का मोलर मास कितना होगा? तो NaOH की अगर हम बात करें तो सोडियम इज बेसिकली 23 ग्राम्स, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का 1। तो ये कुल मिला के हो गया 40 ग्राम्स पर मोल, ये इसका मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 5/40, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.125 मोल्स। तो ये क्या निकल गया? ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, तो ऊपर का न्यूमरेटर तो मैंने निकाल लिया, दूसरा मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो गिवन वॉल्यूम कितना है? 450 ml। ठीक है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? पर लीटर में, राइट? वैसे ही मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो ये मेरा आ गया वॉल्यूम। अब बिंदास कैलकुलेट कर सकते हैं हम मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? 0.125 मोल्स डिवाइडेड बाय 450 बाय 1000, तो ये 1000 ऊपर आ गया। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.278 m। ठीक है, ये m क्या है? मोलर। ऐसे ही हम इसका यूनिट यूज करते हैं, राइट? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 0.278 मोलर, मतलब इसका जो सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है दैट इज 0.278। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो अगर एक बार आपको ये पता चल जाए कि मोलैरिटी होता क्या है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देके आप देखोगे ना, तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करो तो पहले ये लिख लो कि भैया मोलैरिटी हम निकालते कैसे हैं, फिर देखो क्या क्या निकालना है, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें निकालो, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड मोलैरिटी। तो प्यारे बच्चों, मोलैरिटी तो सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ आया? ग्रेट। अब हम बात करने वाले हैं मोलैलिटी के बारे में। देखो नाम बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ आर की जगह एल है। अभी तक पढ़ा था मोलैरिटी, अब पढ़ेंगे मोलैलिटी। अब नाम इतने सिमिलर है तो बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं, बट आप नहीं होगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता था? अभी जो पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? मतलब कितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हैं पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर जब हम मोलैलिटी की बात करेंगे, यहां हम सॉल्यूशन की बात ही नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में फर्क तो समझते हो, है ना? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके जो बना, और सॉल्वेंट मतलब सिर्फ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब यहां पर हम सॉल्वेंट की मास के टर्म्स में बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। यही फर्क है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। ठीक है, अब आप याद कैसे रखोगे? कुछ मेमोरी टिप होना चाहिए वरना कंफ्यूज होगे। मोलैलिटी में आता है एल,
मोलैरिटी में तो आर आता है, तो मोलैलिटी में एल आता है। एल मतलब लिक्विड, यहाँ पर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की ही तो मेजरली बात कर रहे हैं। तो एल मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। तो जहां पर हम सॉल्वेंट के टर्म्स में बात करते हैं दैट इज मोलैलिटी। जहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं दैट इज मोलैलिटी। ऐसे याद रखना है आपको। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका जो यूनिट है उसमें हम स्मॉल m भी यूज करते हैं और मोल्स पर केजी भी यूज कर सकते हैं। मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पर केजी मतलब पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इजी था। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने बोला कि मेरे पास दिया हुआ है 1m सॉल्यूशन ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी है 1m। ये मोलैलिटी है कैसे पता? क्योंकि स्मॉल m लिखा है ना यार, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। यहाँ पर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम का बात ही नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स, KCl सॉल्यूट है, इसका कितने नंबर ऑफ मोल्स? 1 मोल्स। कितने kg ऑफ सॉल्वेंट में? इन 1 kg ऑफ वाटर। समझ आई बात? एग्जाम्पल देखेंगे। चलो देखते हैं मोलैलिटी का एक एग्जाम्पल। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं इसमें इथेनोइक एसिड है और इसमें क्या है? इसमें बेंजीन है। ठीक, समझ आई बात? ओके। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? मोलैलिटी के बारे में पढ़ा। तो मोलैलिटी हम कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें चाहिए होता है, बट इन टर्म्स ऑफ किसका? जैसे कि मोलैरिटी में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता था, यहां पर क्या होगा? पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो बच्चों क्वेश्चन को देख करके आपको पता ही चल रहा होगा कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। देखो 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है जबकि 75 ग्राम्स बेंजीन है, तो कम कौन है? इथेनोइक एसिड, तो ये सॉल्यूट है। बेंजीन हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, अब चलो स्टेप बाय स्टेप चीजें निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? Let us find out number of moles of solute, और solute क्या है? इथेनोइक एसिड, that is CH3COOH। तो ये क्या हो जाएगा? इसका गिवन मास यानी कि 2.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। CH3COOH का मोलर मास निकालते हैं। कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का 1 लेकिन 3 एटम्स हैं, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 लेकिन 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का हो गया 1। तो ये टोटल हो गया 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 2.5 बाई 60 यानी कि 0.0417 मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या निकालेंगे? तो देखो पहली चीज तो निकल गई न्यूमरेटर वाली। नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे लिए? बेंजीन C6H6। मास ऑफ सॉल्वेंट कौन से यूनिट में चाहिए होता है? हमें केजी में चाहिए होता है। तो यहां पर दिया हुआ है 75 ग्राम्स, तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 75 बाई 1000 केजी। ठीक है, तो अब हमने दोनों चीजें निकाल ली है। अब हम क्या निकाल सकते हैं बिंदास? मोलैलिटी। एग्जैक्टली। तो मोलैलिटी कितना हो जाएगा? 0.0417 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 75 बाई 1000। तो ये 1000 इधर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 0.556 मोल्स पर केजी, या फिर स्मॉल m, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगी इसकी मोलैलिटी। तो बच्चों हमने सारे के सारे 7 तरीकों के बारे में डिस्कस कर लिया, चाहे मास परसेंटेज हो, वॉल्यूम परसेंटेज हो, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, सब कुछ के बारे में डिस्कस किया। और हमने देखा सारे अलग अलग तरीके हैं, सबके अपने अपने मेरिट्स हैं, अपने अपने डिमेरिट्स हैं। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें कुछ
तरीकों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोलैरिटी और मोलालिटी इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो, और अगर मैं पूछूं कि कौन सा ज़्यादा बेटर मेथड है, तो एज सच बेटर या खराब तो कुछ है नहीं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी में हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम जो चीज़ है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद है हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था बलून के साथ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ा, बलून इन्फ्लेट हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर घटा वैसे वैसे बलून पिचक गया, वॉल्यूम कम हो गया, राइट। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसीलिए मोलैरिटी जो है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरी तरफ जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, यानी कि यहां पर हम सिर्फ मास की बात कर रहे हैं, एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जो साइंटिस्ट्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो मोलैरिटी का यूज वैसी जगहों पे करते हैं जहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंस से कोई फर्क ना पड़े। कोई ऐसी जगह पे अगर उन्हें ज़रूरत पड़े जहां पर टेम्परेचर के बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहां पर वो क्या यूज़ करते हैं, वहां पर वो यूज़ करते हैं मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हमने सीख लिया है अबाउट सॉल्यूशंस, हमने सीख लिया अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मोलैरिटी, मोलालिटी वगैरह वगैरह। बट आई थिंक ये पूरी जो भी हमने चीज़ें अभी तक पढ़ी, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े, ये और थोड़े मजबूत होंगे जब हम 2-4 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखें। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ध्यान से देखना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज दोनों का अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, फिर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ओके। तो चलो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम मास परसेंटेज ऑफ लेट्स से बेंजीन। ठीक है, बेंजीन यहां पर क्या है, बेंजीन है यहां पर सॉल्यूट, क्योंकि 22 ग्राम्स ऑफ बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है, 122 ग्राम्स। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर क्या है, सॉल्वेंट। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, mass of benzene by total mass of the solution, right? Mass of benzene by mass of solution into 100। mass percentage है तो भैया 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो बेंजीन का मास यहां पर कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम्स, और टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 22 ग्राम्स प्लस 122 ग्राम्स इनटू 100। तो ये आ जाएगा 15.28%। चलो अब कैलकुलेट करेंगे हम मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां पर क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ CCl4 विच इज 122 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन विच इज 22 प्लस 122, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, इनटू 100, और ये आ जाएगा 84.72%। आसान था, काफी आसान था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। W/W है, यानी कि ये क्या है, मास बाय मास, यानी कि यहां पर हम मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट in the solution if the density of the solution is 1.2 grams per milliliter, then what shall be the molarity of the solution। तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 10% W/W, यही हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहां पर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या है, ग्लूकोज है और वाटर है। तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, ये बना रहा है हमारा सॉल्यूशन। तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं
क्योंकि यहाँ परसेंटेज में बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास। ग्राम्स में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ W/W है, मास के टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम्स का है तो ग्लूकोज कितना ग्राम होगा उसमें, 10 ग्राम्स, और वाटर कितना ग्राम्स होगा, बाकी का पूरा वाटर होगा, यानी कि 90 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी यानी कि रो ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है कितना, 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ये चीजें मेरे पास गिवन है और मुझे क्वेश्चन निकालने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम निकालो मोलैरिटी की वैल्यू, तुम निकालो मोलैलिटी की वैल्यू, और तुम निकालो मोल फ्रैक्शन की भी वैल्यू। तो एक एक करके चीजों को पिक करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मजेदार चीज ये है कि मेरे पास सॉल्यूशन का डेंसिटी है और मेरे पास इस सॉल्यूशन का मास भी है, क्योंकि मास मैंने एज्यूम किया 100 ग्राम्स, ठीक है। तो मैं चाहूं तो बड़ी आसानी से वॉल्यूम निकाल सकती हूं, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, यानी कि 100 ग्राम्स बाय 1.2 ग्राम्स पर मोल। तो यानी कि ये हो जाएगा, ये 100 ग्राम्स, ये 100 ग्राम्स पर मिलीलीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.0833 लीटर्स, ठीक है। जो मिलीलीटर में आया उसको मैंने वापस लीटर में चेंज कर दिया। लीटर में क्यों किया, क्योंकि मोलैरिटी वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हमको लीटर में चाहिए होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या हम कर रहे हैं, ये सोचते रहो कि हम क्यों कर रहे हैं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्यों निकाला, क्योंकि भैया जब भी हम मोलैरिटी निकालने जाएंगे तो उसमें मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मोलैरिटी निकालने जाएंगे तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए सॉल्यूट का, वरना फिर से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, मुझे मोलर मास निकालना होगा, है ना। तो चलो सबसे पहले एक एक करके काम करेंगे। पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। किसका मोलर मास निकालेंगे, सबसे पहले ग्लूकोज का निकाल लेते हैं मोलर मास। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, यहाँ पर 6 एटम है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 12 एटम्स है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 6 एटम्स है। तो ये हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। उसी तरीके से अब बारी है वाटर की, यानी कि H2O। तो इसका मोलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1, 2 एटम है, ऑक्सीजन का 16, तो यानी कि 18 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास निकाल लिया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया तो मतलब समझो कि सारा काम हो गया। उसके बाद बस फॉर्मूले में वैल्यूज बिठाने हैं और कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम सबसे पहले निकालते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6 का। तो क्या हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स, जो गिवन मास है यानी कि 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। उसी तरीके से अब दूसरी बारी किसकी है, तो इतना मोल्स हो जाएगा। उसी तरीके से हम निकालते हैं, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ऐसे ही निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, जो गिवन मास है, गिवन मास क्या है 90 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि 18, तो 90 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिया। बस इतना कर लिया, मतलब हमने अपने सारे रॉ मटेरियल्स तैयार कर लिए हैं। खाना बनाने से पहले जो भी चीजें चाहिए होती है वो सारा रेडी है। अब बस फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज डालो, बस उतना ही काम बचा है। तो चलो फटाफट से एक एक वैल्यू निकालते चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस से हम बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर ग्लूकोज, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने यहां पर निकाला हुआ है 10/180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने यहां पर निकाला था 0.0833, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.67 m। तो ये इसकी मोलैरिटी हो गई।
अब बात करते हैं मोलालिटी की। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि मास ऑफ वाटर जो कि हम लेते हैं केजी में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही वाला यूज करेंगे जो निकाल रखा है, दैट इज 10/180 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन केजी। मास ऑफ वाटर कितना है? 90 ग्राम्स, बट 90 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे, सो 90/1000, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इट कम्स आउट स्मॉल m, ये हो जाएगी मोलालिटी या फिर मोल्स पर केजी। ये भी निकल गया। अब बचा क्या? अब बचा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मुझे किसका निकालना है? ईच कंपोनेंट का निकालना है, ठीक है। तो चलो मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/180, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 90/18। सो दिस डिवाइडेड बाय 10/180 प्लस 90/18। तो जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.01। ठीक उसी तरीके से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 90/18 डिवाइडेड बाई 10/180 प्लस 90/18। इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लो और इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, सिंपली फॉर्मूला पुट किया, बट उस फॉर्मूले की जो चीजें हैं ना उन सबकी वैल्यूज हमने पहले ही निकाल ली फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। ठीक समझ में आ रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनसे। बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 grams ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 grams ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पिक्चर कुछ और है, यहाँ पर हम दो सॉल्यूशन को मिला करके एक तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन का हम कितना ले रहे हैं, 300 ग्राम्स ले रहे हैं 25% सॉल्यूशन का, 400 ग्राम्स ले रहे हैं 40% ऑफ द सॉल्यूशन का, ठीक है। और ये सब कुछ परसेंटेज किस बेसिस पर है, बाय मास। तो हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो एकदम धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि भैया टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, बताओ, आप बताओ टोटल मास कितना होगा। एक सॉल्यूशन 300 ग्राम्स का है, मतलब एक सॉल्यूशन 300 ग्राम्स है, दूसरा 400 ग्राम्स है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 700 ग्राम्स। ठीक है, ओके। अब निकालते हैं हम टोटल मास, सब कुछ मास में ही बात करेंगे क्योंकि कैलकुलेट क्या करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, राइट। अब निकालते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। भाई सिर्फ सॉल्यूट की बात करेंगे, कितना सॉल्यूट है उसमें। अब आप बताओ सॉल्यूट कितना है, 25% ऑफ द सॉल्यूशन बोल रहा है, मतलब कि सॉल्यूट कितना है 20, तो टोटल जो 300 ग्राम है उसका सिर्फ 25% ही सॉल्यूट है ना। तो मतलब 25% ऑफ 300, उसी तरह से 40% ऑफ 400 प्लस 40% ऑफ 400, ठीक है। तो ये आ जाएगा 235 ग्राम्स, ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट। तो 700 ग्राम्स जो है ये सॉल्यूशन का टोटल मास है, इसमें से जो सॉल्यूट है उसका मास कितना है, 235 ग्राम्स, ठीक है। बस हो गया, हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। सो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, क्योंकि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो उसका टोटल मास है 700 ग्राम्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन का मास है, इसके अंदर सॉल्यूट कितना है 235 ग्राम्स। तो मुझे मास तो पता चली गया ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 235 है, मास ऑफ सॉल्यूशन 700 है, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 33.57%। तो ये हो जाएगा सॉल्यूट का मास परसेंटेज। ठीक इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज वन वे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, अगर सॉल्यूशन का मास 700 है तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 700 माइनस 235। अब इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि भैया पूरा सॉल्यूशन परसेंटेज में निकाल रहे हैं, राइट। तो अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम्स का है जिसमें से 33.57 जो है वो सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इसको हम सीधा सीधा ऐसे ही तो कर सकते हैं, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ना 33.57, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, राइट। यानी कि पर 100 आउट ऑफ 100 ही होता है परसेंटेज। तो आउट ऑफ 100 अगर सॉल्यूट 33.57 है तो बाकी जो बचा वो सारा सॉल्वेंट है ना। तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज हो जाएगा 66.43%। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें आप करो 700 माइनस 235 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, वो भी कर सकते हो, बट अननेसेसरी वो फिर से लंबा कैलकुलेशन होगा, इसको आप सीधा सीधा ऐसे ही कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस के साथ आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ खत्म होता है हमारा सॉल्यूशंस का पहला वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ आपके सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद आपको खूब सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं वो भी खुद से सॉल्व करने हैं। और मैं जल्दी ही आती हूँ सॉल्यूशंस का पार्ट 2 लेकर के, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट सॉल्यूबिलिटी। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।